हेलो हेलो मेरे कॉमर्स के चीतों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आ चुके हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है आपका कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन और कॉस्ट इकट्ठे है। हमने पिछली वीडियो में प्रोडक्शन को कवर किया है, आज हम करेंगे कॉस्ट को। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं आपको हीरो तक पहुँचा रहा हूँ। इसीलिए ये बैच का जो मेन एम है वो है आप लोगों की नॉलेज को ऐसा वाइड करना, उसको इतना वाइड कर दूंगा मैं ताकि आप लोग ये इकोनॉमिक्स को कभी नहीं भूलोगे। इससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कॉस्ट। अब पिछली वीडियो में प्रोडक्शन को हमने ध्यान से पढ़ा था। हम लोगों ने प्रोडक्शन के बारे में ए टू जेड लॉस पढ़े थे, हम लोगों ने हमको समझ आ गया था टीपी, एमपी, एपी क्या है। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट को। मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देख के यहाँ तक पहुँचो। आपको YouTube पे फ्री में प्लेलिस्ट एक बनी हुई है जिसके अंदर में ये नहीं है कि इसका कोई हम लोग अलग से बैच चला रहे हैं जो आपको ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सारी वीडियोस फ्री में और वो भी इन डिटेल मिल रही हैं। आई एश्योर यू कि हाँ भैया आपको ये चीज़ें समझ आएंगी मेरे बच्चों। जी तो देखो, ये चीज़ नहीं है कि मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अलग करूँगा कि हाँ भाई बैच अलग चल रहा है, नहीं, एक ही चीज़ चल रही है, वो है यूट्यूब पे आपको फ्री में सारी वीडियो इसलिए मिल रही है ताकि आप लोगों की नॉलेज और गेन हो। ऑलराइट, कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ना, देखो नॉर्मल सी चीज़ है। देखो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ वो कॉस्ट के बारे में। हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने सारा किया था कि शॉर्ट टर्म फंक्शन, लॉन्ग टर्म फंक्शन क्या है। देखो जिसने वो चीज़ें देखी हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी आसान है। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इससे पहले मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन को देख के आओ, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज़। ऑलराइट, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या, खर्चा। हमने पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको हमको लाना पड़ता है, फिर हम चीज़ बनाते हैं, फिर हम बेचते। उन चीज़ों को लाने का जो पैसे लगते हैं, फॉर एग्जांपल जो लैंड खरीदा हमने उसके पैसे, रॉ मटेरियल हमने जो लेके आए उसके पैसे, जो हमने पेट्रोल, हमने जो फ्यूल, हमने पावर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमने पानी का खर्चा, बिल, वेजी, सैलरी का बिल, हमने जो प्रॉफिट दिया एंटरप्रेन्योर को, वो सारा जो खर्चा है, उन सबकी जो पैसे हमको लागत पड़ती है प्रोडक्ट बनाने में, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। अब ये तो है नहीं ना कि भैया एक चीज़ बनाने के लिए एक ही कॉस्ट लगेगी। हो सकता है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार ये जैसे पेन है मेरे हाथ में, ये पेन को बनाने के हो सकता है 2-3 तरीके हों इसको बनाने के लिए अलग अलग कॉस्ट पे, या एक ही कॉस्ट पे भी 3-4 वे हों इसको बनाने के लिए। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, इस टेबल में एक चीज़ आप नोटिस करो ध्यान से। हाँ ये टेबल है, इसके अंदर आप देखो कि कॉमन तरीके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि आउटपुट है मेरा, समझ लो ये मेरा आउटपुट है ना, ये कैपिटल है और ये 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। समझ लो ये 50 आउटपुट बनाने के लिए, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है। ऑलराइट, अब ये दोनों 50, यहाँ पर भी 50 है। अब ये 3 आउटपुट बनाने के लिए, 3 तरीके से आउटपुट बनाने के लिए हम लोगों के पास कितने कॉम्बिनेशन है? समझ लो 6 कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ मैं और 3 लेबर यूज़ कर सकता हूँ, ये भी तरीका है। एक ये भी है सर कि आप 4 कैपिटल यूज़ कर लो और इसी के साथ साथ आप 4 लेबर भी यूज़ कर लो, इससे 50 हो रहा है आपका। सर एक और तरीका है कि अगर आप 6 लेबर इस्तेमाल करो और 3 कैपिटल, इन तीनों वे से, इन तीनों की प्रपोर्शन अलग अलग करने से आउटपुट मेरा 50 ही निकल रहा है। एक एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है कि भैया मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो लगाए हैं, लेकिन मैं उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐसे इस्तेमाल करूं ताकि मुझे मिनिमम से मिनिमम, कम से कम कॉस्ट लगे। वही हमको कॉस्ट बताती है। और इसके अंदर भी हमको, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन था वैसे कॉस्ट फंक्शन भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लिखा क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट द फर्म नीड्स टू एम्प्लॉय इनपुट्स, कि हमको काफ़ी इनपुट लाने पड़ते हैं, बट आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी वेज, देयर कैन बी मोर देन वन इनपुट कॉम्बिनेशंस विद विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस अ डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। कि हमारे पास बहुत से इनपुट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट कैसे निकल सकता है। ये देखो 3 है तरीके, ये 3 तरीकों से मैं 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूं। लेकिन हमको तो इनपुट के प्राइस अगर गिवन है
एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम है, फर्म का क्या काम है कि हम लोग लीस्ट एक्सपेंसिव कॉम्बिनेशन हम लोग चूज करें, ताकि हम लोग सबसे सस्ता यूज करें, उसको एफिशिएंटली यूज करें और उससे हम लोग अच्छे से अच्छा आउटपुट बना के दें। ऑलराइट, कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन बताता है कि लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट। कि कॉस्ट फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता था कि बेस्ट हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, कि हाँ भाई हम कौन से इनपुट्स को यूज कर सकते हैं, उसी तरह कॉस्ट फंक्शन बताता है कि हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट कौन से इनपुट लेके आएंगे ताकि हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम आउटपुट बना सकें, वो हमें कॉस्ट फंक्शन बता देगा। ऑलराइट, अब इसी के अंदर हमको टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी पढ़नी पड़ेंगी कुछ। सबसे पहले एक पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो लिख लो ये चीज, इसको आप लिख लोगे तो बेटर रहेगा, कॉपी तैयार रखा करो यार, कॉपी होगी तभी मत। एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में फर्क क्या है? देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो इसके अंदर आपको पैसे दिखते हैं, आप लोग दिखा रहे हो कि हाँ भाई आप पैसों का यूजेज कर रहे हो। जैसे कि आपने वेज दी, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ऑलराइट, आपने सैलरी दी, आपको दिख रहा है, आपके हाथ में कैश है और आप उसको लेन देन कर रहे हो, आपको दिख रहे हैं एक्सपेंसेस, टेंजिबल दिख भी रहे हैं आपको एक्सपेंसेस, वो है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट होती है इसको हम लोग अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर कोई आपको कभी पूछे कि अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी, आप बोलोगे इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट है, और इसके अंदर हम लोग जितने भी पैसे होते हैं ना उसका लेन देन हमें पता है कितने दे रहे हैं हम लोग। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या, इसका उल्टा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसे कि वो खर्चे जो आपको दिखते नहीं है पर आपको हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर है, खुद से पैसे लगाए, एंटरप्रेन्योर है खुद, जैसे उसको एंटरप्रेन्योर को दिखा कि एक टेबल चाहिए हमारे ऑफिस में, और उसको दिखा कि हाँ भैया इस टेबल को, मेरे घर पे एक फ्री टेबल है, मैं उसको ले आया और मैं उसी को यूजेज करवा रहा हूँ, कि मैंने और कोई खर्चा नहीं किया। बट अब देखो ना, लेकिन मेरा खर्चा दिखा नहीं है, कि आपको थोड़ी पता मैंने घर से टेबल ले आया हूँ, खर्चा थोड़ी दिखा मेरा, लेकिन उसके एक्सपेंस तो थोड़े लगे ना, क्योंकि मैंने कभी तो खरीदा था उसको। तो वो खर्चे जो दिखते नहीं, जैसे कि डेप्रिसिएशन आपकी मशीन की होगी, जैसे कि आपको पता चला डेप्रिसिएशन हो गई, इस समय क्या करो, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल कभी पता चला कि हाँ भाई आप ओन एसेट्स को यूज कर रहे हो, घर पे आपके 1 किलो तेल, आपके घर पे 1 लीटर तेल पड़ा था, आपने इंजन ऑयल वहीं पर यूज कर लिया ऑफिस की गाड़ी के अंदर, वो भी तो खर्चा है, लेकिन उसको आपने खरीदा तो था ना, बेशक अपने पर्सनली खरीदा था, लेकिन हम ऑफिस के अंदर तो खरीदा ना। इसी वजह से ये जो खर्चे हैं ना, ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। समझ गए? देखो, एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट होती है कि आपका टोटल एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट का खर्चा कितना हुआ, वो होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। दोनों कॉस्ट को मिलाओगे तब इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, कि ये एक फर्म की टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है। ठीक है, यहां तक आई होप आप समझ गए हो। यही चीज यहां लिखी है कि हाँ भैया एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है एक्चुअली मनी, एक्चुअल मनी स्पेंट बाय अ फर्म ऑन परचेज एंड हायर ऑफ इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, दे आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, एग्जांपल वेज, रेंट, रॉ मटेरियल। और उसी के साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन प्रोडक्शन रिसोर्सेज, कि हाँ भाई आपने खुद ही ओन करके वही रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया मैंने डेप्रिसिएशन, सेल फोन कोई घर पे एसेट पड़ा था मेरे पास, जैसे गाड़ी पड़ी है, मैं गाड़ी को इस्तेमाल करता हूँ ऑफिस के लिए, वो चीज़ भी हो सकती है। इकोनॉमिक कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 अलग अलग कॉस्ट, जैसे कि हमने जैसे टीपी, एमपी, एपी पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे टीसी, एमसी और एसी। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि टोटल खर्चा आपको टोटल प्रोडक्शन में कितना करना पड़ा, टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, वो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? टोटल कॉस्ट का निकालने का तरीका है, टोटल कॉस्ट होती है हमारी 2 किस्म की, पहले ये देख देखो। ठीक है, टोटल कॉस्ट टीसी हमारी होती है 2 किस्म की, एक होती है टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है टोटल वेरिएबल। ये वेरिएबल है, नाम बता रहा है ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है।
अब टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो कॉस्ट है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, आप जितना मर्जी आउटपुट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एक ऑफिस है, अब आप ऑफिस के अंदर जितना मर्जी आउटपुट करो। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ऑफिस है वहां पर जितना बड़ा ऑफिस है वहां पर आप समझ लो 5,000 यूनिट बनाते हो डेली। 5,000 यूनिट आप डेली बनाते हो। मैं कहता हूं आपको चलो 500 यूनिट डेली बनाते हो। 500 यूनिट अगर आप डेली बनाते हो, 30 दिन के बाद आपके टोटल यूनिट हो जाएंगे 15,000 के। आपको पता है आपने रेंट देना है, आपका समझ लो रेंट है आपका एक महीने का 40,000 रुपए का। ठीक है, अब आप सोचो कि 15,000 यूनिट आप इस महीने बनाए, अगले महीने आपने समझ लो 12,000 बना लिए, अगले महीने आपने समझ लो 8,000 बना लिए, एक महीने आपने कोई यूनिट नहीं बनाया, लेकिन रेंट तो उतना ही रहेगा, रेंट थोड़ी चेंज होगा। रेंट तो 40,000 का 40,000 ही रहेगा। ये खर्चा तो अगर आप ऑफिस खुला हो तब भी पड़ेगा, ऑफिस बंद हो तब भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड खर्चा है, ये चेंज नहीं होता। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट, जैसे कि आप रेंट लगा लो, जैसे बिजली का बिल होता है कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स तक वो फिक्स होता है, इतना आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी है। उसी के साथ एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? वो खर्चा जो आउटपुट के साथ चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 15,000, जब हमने 15,000 यूनिट बनाए थे, जब हमने 15,000 यूनिट बनाए, हम लोगों को लगे 40 लेबर। एक लेबर की सैलरी समझ लो, अब 40 लेबर का खर्चा हमको पड़ा समझ लो 3 लाख रुपए। अब हुआ कि हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ानी, हम चाहते हैं हमारे यूनिट 20,000 हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है हमें लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। समझ लो मैं 50 लेबर लाया, उनका खर्चा मुझे पड़ गया 4 लाख का। ऑब्वियस ही बात आप देखो कि मेरे को अगर आउटपुट इंक्रीज करना पड़ा, आउटपुट मैंने इंक्रीज किया, तो मेरा जो खर्चा है, जो मेरा वेरिएबल खर्चा है वो इंक्रीज हुआ। मेरा जो सैलरी मेरे को ज्यादा देनी पड़ी, अगर मुझे ज्यादा लोग चाहिए ऑफिस में तो मेरी सैलरी बढ़ेगी। तो वो होता है वेरिएबल, मतलब कि आउटपुट का जब चेंज करना होता है उसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट चेंज होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मैं बोलता हूं सैलरी, सैलरी कभी किसी इंसान की फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, एक बंदे की सैलरी फिक्स कर दो, समझ लो उसकी सैलरी 15,000 रख दी है, लेकिन अगर आपको एक और बंदा उसी जगह पे चाहिए तो आपका खर्चा बढ़ेगा, आपको 30,000 देनी पड़ेगी। 2 बंदों को एक और चाहिए तो 45,000 हो जाए, एक और चाहिए 60,000 हो जाएगा। क्योंकि आपकी सैलरी इंक्रीज हुई जा रही है, इससे पता चलता है कि आउटपुट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा खर्चनी पड़ेगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, तो इसलिए उसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहता है। चाहे आपकी देखो, चाहे आपकी फर्म बंद है, जीरो तो हो नहीं सकती फिक्स कॉस्ट। क्यों नहीं हो सकती? अगर आपकी ऑफिस बंद, आपने कुछ प्रोडक्शन नहीं की है, तब भी आपको रेंट तो देना पड़ेगा ना आपकी बिल्डिंग का। आप अपने समझ लो अभी आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, कल को आप समझ लो अपने आप लोग यहाँ से जाते हो कहीं और, आप अपने नानी घर चल जाते हैं, स्कूल के हॉस्टल की फीस वगैरह ये सब कुछ जो होती है आपके हॉस्टल फीस, जहाँ पर आप हॉस्टलों में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो, रेंट तो आपको देना ही पड़ता है। अगर आप होटल में कहीं रह रहे हो, होटल में गए हो घूमने फैमिली के साथ, अगर आप कमरे से बाहर गए हो, क्या उस समय का रेंट नहीं पड़ता? वो रेंट पड़ता है, मतलब कि वो फिक्स कॉस्ट है ही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये होता है वेरिएबल कॉस्ट, वो जीरो से शुरू होता है, ये जीरो से शुरू नहीं होता। क्योंकि अगर आपका ऑफिस बंद है, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, मतलब कि आउटपुट जीरो होगा। लेकिन जब आपका ऑफिस खुलेगा आपका आउटपुट बढ़ेगा, आप आउटपुट इंक्रीज करते रहोगे। और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये आउटपुट होता है, यहां पर लिखा हुआ है, या हम लिखते हैं वेरिएबल, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, ये पॉजिटिव स्लोप जाए। ऑलराइट, सो टोटल कॉस्ट के अंदर आती है हमारी टीएफसी और टीवीसी। ठीक है, तो इसी वजह से हम टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग टीएफसी प्लस टीवीसी। और टोटल कॉस्ट का जो हमारा ग्राफ होता है ना, अगर ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हमारी ये होती है। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू टीवीसी। यहां देखो आप, ये दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस होता है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये यहां से टीएफसी से शुरू होता है, क्योंकि आपका खर्चा तब भी है ही है, खर्चा खत्म नहीं हुआ है। अगर ऑफिस बंद है, आपका खर्चा, आपका आउटपुट तो जीरो रहेगा, लेकिन आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो इट मींस अगर आपका रेंट 100 रुपया है तो आपका टोटल खर्चा भी 100 रुपया है। दिस इज टोटल
फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही लिखा हुआ। अब इसको पढ़ लेते हैं कि हाँ भैया टोटल कॉस्ट क्या होती है। इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट by a company on producing a given quantity of commodity, that is sum of total fixed and variable cost, ये TFC plus TVC, या फिर TC is equal to AC upon Q। AC होता है एवरेज कॉस्ट। जैसे हमने TP निकाला था, TP is equal to AP upon Q, वैसे ये भी निकलता है। टेबल भी आएगा, टेबल से समझेंगे, कोई बात नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट आउटपुट लेवल्स, तभी मैंने आपको बताया था। टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, जिसको मैथ आती है उसके लिए तो बड़ा आसान है भैया। अगर टोटल कॉस्ट मेरी TFC प्लस TVC है, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी होगी तो मैं टोटल कॉस्ट में से TVC माइनस कर लेता हूँ, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। या फिर AFC इंटू क्यू, AFC इंटू क्यू, ये भी तरीका है निकालने का। ऑलराइट, फिर हम आते हैं एट जीरो आउटपुट इट इज जीरो, इट इज नॉट जीरो। मैंने आपको बताया था ना कि आउटपुट आपका जीरो, ये चाहे जितना मर्जी हो, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, रेंट आपको पे करना पड़ेगा। टीसी एट जीरो आउटपुट इज इक्वल टू TFC। ये देखो टीसी ये होता है, मतलब कि आपकी फर्म ने कुछ आउटपुट नहीं दिया तब भी आपका टोटल कॉस्ट है कुछ ना कुछ, तो इसलिए हम बोलते हैं एट जीरो आउटपुट, हमने आउटपुट कुछ नहीं दिया है लेकिन तुम्हारी टोटल कॉस्ट तब भी TFC के बराबर होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरीज विद द अमाउंट आउटपुट प्रोड्यूस, जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उतने ही आपका कॉस्ट पड़ी है आपको, ठीक है। TVC कर्व इज परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल, इसको आप पैरेलल बोल लो, टू TC कर्व। TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC या फिर ABC इंटू Q। व्हेन द आउटपुट इज जीरो इट इज जीरो, ये बनाया हुआ देखो, आउटपुट ये जीरो है, ये जीरो है TVC, ये TVC है, ये जीरो ही है, ये भी ध्यान रखो। इट राइजेज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन आउटपुट, जितना आउटपुट इंक्रीज हुआ है उतनी ये भी इंक्रीज हुई है TVC। इनिशियली TVC ग्रोज एट डिमिनिशिंग रेट। अगर हमने ऐसे देखना हो ना, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, ऐसे बनता है ये TVC कर्व जो होता है ना शॉर्ट रन में, वो ऐसे होता है कि पहले ये क्या करता है, डिमिनिशिंग रेट के ऊपर इंक्रीज करता है, ये देखो, उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करना शुरू करता है। पहले ये स्लो इंक्रीज करता है, बाद में ये बहुत तेज इंक्रीज करता है, क्योंकि आउटपुट और ज्यादा तेज हम बढ़ा रहे हैं। ये चीज होती है TVC के अंदर। उसी तरह एक AC होता है, जैसे हमने AP पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट, वैसे एवरेज कॉस्ट होती है कि एक यूनिट का कितना कॉस्ट पड़ा हम लोगों को, उसकी बात करता है, पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर बात करता है। इसको भी निकालने का क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तरीका है निकालने का। अच्छा सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है सर? फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक फिक्स कॉस्ट जितनी हमको पड़ी ही पड़ेगी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, एक बंदे की प्रोडक्शन, एक बंदा 30 रुपए लगाता है, ये क्या लिखो यहाँ पर, एक बंदा 30 रुपीज उसको लगते ही लगते हैं, वो फिक्स्ड है कॉस्ट, मतलब कि लाइट है सब कुछ है, उसको 30 रुपीज लगते हैं एक प्रोडक्ट बनाने में, तो वो है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब कि ये ऐसे निकाल लो, या फिर AFC इक्वल टू TFC अपॉन Q। AFC हमेशा सेम रहती है, मतलब कि सेम आउटपुट के, जैसे हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था, ये अगर आपको याद होगा डिमांड में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है चीज, उसका क्या मतलब होता है कि सेम तरीके से इंक्रीज है। वैसे ही यूनिटरी इलास्टिक होता है जो चीज, मतलब कि ऐसे वाला, याद है, मतलब कि सेम प्रोपोर्शन है, जितना यहां से कम हुआ उतना ही यहां से ज्यादा हुआ, ये चीज होती है हमारी हाइटर। वैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वैसे ही AFC का कर्व भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जैसे कि ये AFC का कर्व है, इसके अंदर ये देखो, ये इंक्रीज हुआ, ये बराबर चलेगा, ज्यादा कम कुछ नहीं होगा, इसके अंदर बराबर रहेगा, बराबर। ये होता है हमारा AFC का कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ना ये X एक्सिस को या Y एक्सिस को टच करता है AFC, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, AFC टच नहीं करता किसी को भी, ये चीज दिमाग में रख लेना। फिर एक आ गई हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारी चेंज होगी। जैसे आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होते रहती है, पर यूनिट कमोडिटी के ऊपर कितना चेंज आया। और AVC जो हमारा वो U शेप होता है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, लाइट बंद हो गई, उसकी वजह से मेरे को 2 यूनिट ज्यादा पड़ गए, आज उसकी छुट्टी होगी इसलिए मेरे को 6-7 रुपए महंगे पड़ गए, ठीक है। इस वजह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि कितना एक्स्ट्रा खर्चा मुझे लग सकता है, कितना भैया, वो चीज की बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कि वो चेंज फ्लक्चुएट करते रहती है। तो जो हमारा वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा U शेप कर्व होता है, ये देखो,
ये हमारा यू शेप होता है, समझ लो ये यू शेप है। ऑलराइट, उसी के साथ करते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट की बात। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है हमारी एडिशनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगेगा आपको, वो हो गया आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला भी हमको पता ही है, ये वाला TCN माइनस TCN माइनस 1। एक ये वाला फॉर्मूला भी है, डेल्टा सी मतलब चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। इसको कब यूज करना है ये सीखो। अब अगर आपको समझ लो, फॉर एग्जांपल ये देखो दो फॉर्मूला, एक बताया मैंने आपको डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, ये हो गया हमारा चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी या फिर आउटपुट। अब इसको कब यूज करोगे, देखो फॉर एग्जांपल आपको क्वांटिटी दी हुई है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। क्वांटिटी आपको अगर आपको दी होती है जैसे कि 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट आपको दी होती है, एग्जांपल है ये, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कैसे आप निकालते हो, आप ऐसे निकालते हो ना, टोटल कॉस्ट समझ लो आपको दी हुई है 10 25 55 और 60। आप कैसे निकालते हो, पहली जो है, पहली तो ऐसे रहती है 15 30 5, ऐसे निकालते हो ना, माइनस कर देते हो इसमें से इसको, TCN माइनस TCN माइनस 1, TCN माइनस TCN माइनस 1। लेकिन सर अगर आपको ये फॉर्मूला, फिर आपने ये फॉर्मूला क्यों बताया, व्हाई इज दिस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कब, देखो हमको तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही मिलता है, लेकिन कभी कभी ना, कभी कभी लगता है दिमाग, कभी कभी लगाते हैं दिमाग लोग। ये देखो कैसे, यहां पर आपको आउटपुट दिया होगा, समझ लो 5 10 15, टोटल कॉस्ट आपको दी होगी 25 50 65। अब आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर आप वापस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपको ऐसे निकाल लोगे नॉर्मल TCN वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। आप क्या बोलोगे सर इसका 25 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, और आपको एग्जाम में मिलेगा 0। आपको ये हो जाएगा गलत, उसको काटा बच जाएगा, 0 दे देगा पेपर वाला। क्यों, देखो यहां पर -1 नहीं है, यहां पर गैप देखो 5 5 का है। जब आपको गैप नहीं दिया होता ना, तब आप TCN माइनस TCN माइनस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब आपको गैप दिए हुए हैं तब क्या करोगे, उस समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसका डिफरेंस कितना, 50/25, इसका डिफरेंस है डेल्टा TC, इसका डिफरेंस है 5 का, मतलब कि 5, इसका डिफरेंस है फिर 5 का, इसका डिफरेंस है 15 का, ये आएगा 3, ये आएगा आपका सही। क्योंकि इस जगह पे जब आपको आउटपुट में आपको दिखता है गैप दिया हुआ ना, उस जगह इस फॉर्मूला का काम आता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ टोटल कॉस्ट में नहीं लगता, ये फॉर्मूला कॉस्ट प्रोडक्शन में लगेगा, ये फॉर्मूला आपका चाहे आप यूटिलिटी निकालने में लगाओ वहां पर भी लग सकता है, आगे हम कुछ पढ़ेंगे उसमें भी लगेगा। अगर गैप दिया हुआ क्वांटिटी के ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी है। समझ गए हो, आई होप समझ गए होगे। ऑलराइट, और मार्जिनल कॉस्ट का भी कर्व देखो, अब देखो कर्व, इन सबके कर्व देखो कैसे होते हैं, इसका कर्व का भी हम रीजन बताएंगे बाद में, पहले इस कर्वों को देख लो आप। AFC कर्व जो है हमारा, वो है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये याद रखने वाली चीजें हैं। ABC कर्व यू शेप, MC कर्व भी यू शेप, और एवरेज टोटल कॉस्ट का भी कर्व है यू शेप। इन तीनों के रिलेशन भी पढ़ने हम लोगों को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर, कि सर शॉर्ट रन कॉस्ट, जैसे हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर क्या बोला गया था कि एक फैक्टर हमको फिक्स रखना है, वैसे ही शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर भी हम लोग ये चीज ध्यान में रखेंगे कि 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स। इसके अंदर वही चीज लिखी हुई है कि एक फर्म को दो किसी कॉस्ट पड़ती है, जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो दो तरीके से निकलती है। एक तरीका है जब वो फिक्स्ड इनपुट लेके आएगा, अगर आपको फिक्स्ड इनपुट लाना है तो आपको फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी, जैसे कि रेंट आपको देना पड़ता है। अगर आपको वेरिएबल इनपुट लेके आना तो आपको वेरिएबल कॉस्ट देनी पड़ेगी। जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहता है, चाहे जितना मर्जी आउटपुट हो, रेंट तो उतना ही रहेगा ना, 40,000 है तो 40,000 ही रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो इंक्रीज करते रहती है अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो इसके अंदर ये बोलता है, ये देखो टोटल कॉस्ट बताइए इसने, ये फॉर्मूला ये भी हमको पता ही है, पीछे हम पढ़ के आए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC प्लस TFC होता है, यहां तक तो हमको पता है। इन्होंने बोला अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, देखो नॉर्मल चीज है, फिक्स कॉस्ट अगर बराबर है, मैं बोल रहा हूं फिक्स कॉस्ट है ही बराबर है मेरी, TFC तो इतनी रहेगी ना। अगर मुझको इनपुट, अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है
मैं बोलता हूं अगर मुझको आउटपुट बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट बढ़ाने के लिए मेरे को अपनी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। हमको और वेरिएबल खर्चा और वेरिएबल इनपुट डालेंगे 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 तो हम लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन होगी, आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा। और इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ है, हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने इंक्रीज की तभी हमारा आउटपुट ज्यादा हुआ और उसी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, उसी वजह से हुई ना, नहीं तो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज क्यों होगी? आउटपुट लाऊं तभी इंक्रीज हुई है ना, कि हम लोग इन्होंने बोला इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन द फर्म एम्प्लॉयज मोर वेरिएबल इनपुट्स एज आउटपुट इंक्रीज करता है टीवीसी और टीसी भी उसी तरह इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल देखो भैया, पेपर के अंदर आपको समझ लो ये नहीं दिया हुआ, आपको ये पेपर में दिया हुआ, ये सिर्फ कैसे निकालेंगे ये देखो और ध्यान से देखो। जो इसने बोला फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है, फिक्स कॉस्ट मेरी सेम ही रहेगी, समझ लो ये रेंट है, ये इतना ही रहेगा। आउटपुट जितना मर्जी इंक्रीज किया मेरा रेंट रहा 20 ही रहा। वेरिएबल कॉस्ट लेकिन मेरी बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट मेरी पहले 0 थी फिर 10 हुई फिर वेरिएबल कॉस्ट मेरी बढ़ गई। देखो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है। पहले जब 1 हुआ फिर 10 था, 4 हुआ तो 29 हो गया, 8 हुआ 60 हो गया, 10 हुआ 95 हो गया। इसकी वजह से मेरी वेरिएबल टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। पहले तो टोटल कॉस्ट 20 रही, बाद में देखो 30 हो गई, 38 हो गई, 44 हो गई, 49 हो गई, 53 हो गई, 59 हो गई, 67 हो गई, 80 हो गई, 95 हो गई, 115 हो गई। क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई, इसी वजह से मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई है। ये बोलता है शॉर्ट रन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट के लिए ये बात। उसी तरह ये बोलता है हमारा शॉर्ट रन में, SAC का मतलब है शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट के लिए, कि शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट भी उसी वजह से इंक्रीज होती है। हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है लेकिन हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। वो चीज़ हम देखेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे। देखो ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ये फॉर्मूले सारे हमने पीछे करके आए हैं हम लोग शो मार्जिनल कॉस्ट का। देखो वही चीज़ें दी हुई, इन्होंने टोटल कॉस्ट दे दी है। अगर मैं आपको बोलूं, सब हटा दिया मैंने समझ लो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया इन 3 टेबल में से अगर आपको मैं बोलूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल दो, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो? आपको ना AC दिया है, ना आपको एवरेज कॉस्ट दिया, ना वेरिएबल कॉस्ट दिया, ना AFC कैसे निकाल सकते हो? अब देखो, अब ध्यान से, AFC के 2 फॉर्मूले मैंने कराए थे, एक और फॉर्मूला मैंने बताया था AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q, हाँ या ना? ये TFC गिवन है, Q से किया, पहला तो कुछ नहीं आएगा, दूसरा 20, अगला 10, उसके बाद 6.6, उसके बाद डिवाइड करते रहो 5, उसके बाद 4, ऐसे डिवाइड करते रहे, ये आंसर आपका निकलता गया। और वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इससे डिवाइड कर लो, वेरिएबल कॉस्ट इससे डिवाइड कर लिया, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, एवरेज कॉस्ट निकल गई। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? AFC प्लस AVC, चाहे शॉर्ट रन की निकालो चाहे लॉन्ग रन की निकालो, तरीका दोनों का सेम रहेगा। ऑलराइट, मार्जिनल कॉस्ट का कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता है। अब इधर ध्यान से हमको चीज देखनी है कि यहाँ पर गैप कितना है। पहले गैप सर एक एक का दिया हुआ, TCN माइनस TCN कर लो, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट में से इसमें माइनस करना शुरू कर दूंगा तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। हाँ सर निकल जाएगी सर, लेकिन अब एक चीज़ देखना, टोटल कॉस्ट सिर्फ मैं टोटल कॉस्ट से MC नहीं निकाल पाऊंगा, मैं एक और तरीके से MC निकाल सकता हूँ, एक और तरीके से मैं MC निकाल सकता हूँ। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट में से भी माइनस करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर TCN की जगह TVCN वाला फॉर्मूला TVCN माइनस TVCN माइनस 1 करूँ ना, तब भी मेरी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। कैसे? देखो, इसमें से इसको माइनस के कुछ नहीं आएगा, यहाँ से इसको की 8, 6, 5, 4, फिर आ गया आपका 4, फिर आ गया आपका 6, 8, 13, ऐसे आप इंक्रीज कर दे। देखो अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को क्या हो रहा है, एक चीज़ आप देखो, पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज की फिर इंक्रीज की। पहले आपकी मार्जिनल कॉस्ट की चीज़ देखो, TVC तो इंक्रीज कर रहा है, कि TVC तो हमारा ऐसे ही जाता है, TVC इंक्रीज कर रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो इतनी ही है,
और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है। ये तीन तो समझ आ गए। सर एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखो एएफसी क्या हो रहा है, रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, एएफसी ऐसे जा रहा है, ठीक है। एवीसी पहले यहां तक, एवीसी का क्या था, एवीसी पहले डिक्रीज किया फिर वो इंक्रीज किया, यू शेप बन गया। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट भी पहले डिक्रीज किया फिर एंड में थोड़ा सा इंक्रीज किया, पहले डिक्रीज किया फिर एंड में इंक्रीज कर गया, यू शेप बन गया। और मार्जिनल कॉस्ट भी पहले डिक्रीज कर रहा है, यहां तक डिक्रीज किया फिर यहां पर इंक्रीज किया, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप। टेबल से ही पता चलता है कि भैया इन सबके ग्राफ की शेप कैसे निकलेगी। जब आप इन्हीं टेबल को, इसी चीज को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, आपको परफेक्ट यू शेप मिलेगा। ये चीज भी ध्यान में रखना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है कि हाँ भैया फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज। शॉर्ट रन में है ये, अभी लॉन्ग रन अभी करना है। व्हेन वी चेंज लेवल ऑफ आउटपुट, टीसी इज इंटायरली चेंज ड्यू टू चेंज इन टीवीसी। टोटल कॉस्ट कब चेंज हुई, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई। ये मैंने आपको यहां पर करके भी दिखाया है। उसके बाद एमसी इज द इंक्रीज इन टीवीसी ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। देखो टीसी से तो निकला उतना ही, टीवीसी से भी उतना ही एमसी निकलेगा, ये भी आप ध्यान में रखना। ऑलराइट, दिस वाज योर शॉर्ट रन कॉस्ट। अब हम देखेंगे इनकी रिलेशन। एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भैया, ग्राफ इसके और इसके रिलेशन में से। तो ये पॉइंट ध्यान में डाल दो, यही सेम ग्राफ बनाए हुए हैं। पेपर में आपको अगर रिलेशन पूछते हैं, आपको पहले ग्राफ बनाना है फिर उसके रिलेशन के पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग में डाल लेना। अब रिलेशन निकालेंगे, अब ध्यान से देखते रहो, मैं आपके लिए स्पेशल डायग्राम्स लेके आया हूं ताकि आपको इजी रहे समझना। देखो सेम जगह सेम ही चीज लिखी हुई है, दोनों जगह सेम चीज है। ये पहली चीज, टीसी कर्व एंड टीवीसी कर्व जो है हमारा वो पैरेलल रहते हैं। ये देखो चाहे यहां देखो, ये पैरेलल है एक दूसरे के, बराबर है एक दूसरे के, सेम है। टीवीसी कर्व इज इन्वर्टेड एस शेप, ये इन्वर्टेड उल्टा एस लग रहा है ना। एस कैसे बनाते हो आप लोग, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये एस बन गया मेरा, समझ लो ये ऐसे आया, इसी को मैंने ऐसे बना दिया, इन्वर्टेड एस हो गया। TFC इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TC एंड TVC कर्व। इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा वो TFC ही होगा हमेशा। इन दोनों का अगर डिफरेंस हर जगह, क्योंकि इनका डिफरेंस तो हर जगह सेम ही रहेगा ना। देखो पहले का डिफरेंस 20, दूसरे का डिफरेंस 20, तीसरे का डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस 20, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 रहता है। यही शेप बता रहे हैं हमको। ऑलराइट, और लास्ट में बोलता है TFC कर्व रिमेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपके सामने एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसके सामने है। TC TVC के पैरेलल होता है, TFC एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो एरिया है, ये आपका एरिया TFC का, TFC की वैल्यू होती है, ये भी ध्यान में रखना। ऑलराइट, उसके बाद ये बोलता है शॉर्ट रन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में फिर ये बोलता है शॉर्ट रन, SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है, ये दिमाग में रख लेना। SFC शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट होती है, और SVC होता है शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। देखो अब ध्यान से, ये भी आगे कर्व आपका, इनको ध्यान से चीज़ों को देखते रहना और समझना भैया, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। AVC कर्व कहाँ काट रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों को अलग अलग कलर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये AFC कर्व है रेड वाला, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ, ये ध्यान से रखना। यही दो आपस में कट रहे हैं, ये देख लेना भैया। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डाल लेना भाई। ये रिलेशन के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, ये है, ठीक है। देखो इनिशियली बोथ AVC एंड AFC डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं इसी को टेबल के ऊपर देखूं, देखो मेरा आउटपुट इंक्रीज हो ही जा रहा है, जो मेरे कर्व हैं ये डिक्रीज कर रहे हैं। ये देखो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। Initially both AVC and AFC decrease as output increases, therefore SAC also, मतलब एवरेज कॉस्ट भी हमारी जो है, हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट जो हमारी निकलती है वो भी हमारी फॉल करती है। ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। ऑलराइट,
आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एवीसी स्टार्ट राइजिंग। अब देखो एवीसी इंक्रीज करना शुरू कर गया थोड़े प्रोडक्शन के बाद, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तब भी गिर रही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये देखो क्या बोल रहा है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी देर के बाद मेरा क्या हुआ, जो मेरी एवीसी थी वो इंक्रीज करना यहां पर शुरू हो गई है। ये देखो 6.5 से ये 6.75 यहां पर इंक्रीज करना शुरू हो गई मेरी एवीसी, लेकिन तब भी मेरा एएफसी गिर रहा है। और इसी वजह से एवीसी जो हमारा, इसी वजह से अभी भी हमारा जो हमारा एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो गिर रहा है, क्योंकि हमारे जो इसकी जो फॉल है वो ज्यादा तेज है, एवीसी की इंक्रीज स्लो है। एवीसी स्लोली इंक्रीज कर रहा है, बट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बहुत तेज डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी थी वो मैं बोल रहा हूं आपको डिक्रीज करी है। वो पहले थी हमारी 40, फिर हुई 30, फिर हुई 20। लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, वो जो इसका इंक्रीज हो रही है वो पता कैसे इंक्रीज, समझ लो 1 2 3। ऑब्वियस सी बात है इसका जोर ज्यादा है, इसी वजह से अभी भी हमारा एवरेज कॉस्ट का फॉल कर रहा है। ये देखो यहां पर ये इंक्रीज और यहां पर ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है, इस पॉइंट के बाद यहां इंक्रीज होना शुरू हो गया है ये, लेकिन ये तब भी फॉल कर रहा है क्योंकि हमारे एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो अभी भी फॉल कर रही है तेज। ऑलराइट, व्हेन मोर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अब हमने ओवर प्रोडक्शन इंक्रीज की है, जो एवीसी है वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, अब एवीसी ज्यादा इंक्रीज हुआ, यहां के बाद इस पॉइंट के बाद एवीसी ज्यादा तेज इंक्रीज कर, लेकिन एएफसी की फॉल देखो अब ऐसे होगी, कांस्टेंट हो गया एएफसी। एएफसी अब कैसे फॉल कर रहा है, अब एएफसी फॉल कर रहा है समझ लो 15 14 13, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी वो इंक्रीज हो रही है हमारी, समझ लो 3 से हो गई 10, फिर हो गई 20, फिर हो गई 35। इस वजह से अब इसका जोर ज्यादा है, इस वजह से मेरी एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। टोटल एवरेज कॉस्ट भी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज होना शुरू हो गई है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से चीज देखो, द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसएसी कर्व, मतलब कि इसका कर्व का मिनिमम पॉइंट ये है। ऑलराइट, लाइज टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कर्व। एवीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट ये था, एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट इधर आया, मतलब कि राइट साइड पे आया है। इसी ये भी एक रिलेशन बनता है कि पहले एवीसी फॉल करती है, एवीसी का मिनिमम पॉइंट, एवीसी का मिनिमम पॉइंट हमारा ये आया 6.5, इसका मिनिमम पॉइंट बाद में आया एसी का। ऑलराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या हो रहा है, कंक्लूड करेंगे कि पहले क्या हो रहा है, एसी जो हमारा है वो यू शेप इसलिए है क्योंकि पहले एवीसी का जो जोर था, एवीसी फॉल हो रहा था, एसी भी एएफसी भी, पहले एसी हमारा फॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि एएफसी एंड एवीसी बोथ फॉल कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ, एसी अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एवीसी थोड़ा राइज होना शुरू हुआ है, एएफसी अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एएफसी ज्यादा तेज फॉल कर रहा है, तभी मैं 4 बना रहा हूं, एवीसी हल्का राइज हो रहा है 1 बना रहा हूं। बाद में क्या हुआ, एसी भी राइज करना शुरू हुआ, क्योंकि हमारा एएफसी का जो फॉल था वो स्लो था, लेकिन एवीसी का जो राइज था वो तेज हो गया। ऑलराइट, और एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आता है, उसके बाद एसी का मिनिमम पॉइंट आता है। पेपर में भी ऐसे ही डायग्राम बना लेना, इस डायग्राम को ध्यान से देख लो यार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, लो कि इसका मिनिमम पॉइंट यहां आ रहा है, इसका मिनिमम पॉइंट यहां आ रहा है, ये यहां काट रहे हैं एक दूसरे को, ये भी ध्यान रखना। हम पढ़ेंगे अब एवीसी और एमसी का रिलेशन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है। ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भैया, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इनको स्किप नहीं कर सकते हो। अब ये जो 4 रिलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई लॉ नहीं है कॉस्ट वाले में, इसके अंदर आपको रिलेशन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको ध्यान में रखो कि रिलेशन के बारे में ये पूछ रहा है। ऑलराइट, चलो, रिलेशन बिटवीन एमसी और एवीसी, ये आपके सामने ग्राफ भी बना हुआ है, पहले इसको देख लो आप। चलो ग्राफ से ही समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हम पहले देखते हैं कि एमसी और एवीसी सेम पॉइंट से शुरू होते हैं, मतलब कि एमसी एवीसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, पहला तो यही बन गया। दूसरा ये बोलता है स्टार्टिंग में दोनों फॉल कर रहे हैं, मतलब कि एमसी भी गिर रहा है
एवीसी भी फॉल कर रहा है, उस समय क्या है, हमारा जो एमसी है वो एवीसी से छोटा है। एवीसी देखो ये है, एवीसी देखो ये एवीसी है, कलर ही अलग कर देता हूं, ये एमसी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने देखा कि ये देखो यहां पर एमसी ने एवीसी को कट किया, मतलब कि जब एवीसी मिनिमम पॉइंट था, यहां पर एवीसी सबसे कम पॉइंट पे है, वहां एमसी ने उसको कट कर दिया नीचे से, ये कट कर गया। उसके बाद दोनों राइज करना शुरू हुए, जैसे इसके बाद जब ये राइज कर रहे थे, एमसी ग्रेटर हो गया एवीसी से राइज पे, और ये हुआ फॉल पे, एवीसी ग्रेटर था एमसी से, और इसने इसको यहां काटा और सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ये देखो अब पहला पॉइंट एवीसी एमसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जब दोनों फॉल कर रहे हैं यहां तक, ये फॉल किए, ये देखो एवीसी फॉल कर रहा है, ये देखो एमसी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एवीसी बड़ा है, एवीसी बड़ा है, यहां 9 8 है, यहां 8 6 5 4 है, ये देखो बड़ा है। बाद में क्या हुआ, जब एमसी और एवीसी राइज कर रहे थे, देखो यहां पर ये राइज किया, लेकिन ये देखो कितना राइज कर रहा है, तो एमसी बड़ा है यहां पर। रिलेशन हैंस प्रूव थ्रू द शेड्यूल, इसको शेड्यूल बोलते हैं, याद है ना, शेड्यूल से भी और ग्राफ से भी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एमसी और एसी का रिलेशनशिप। ये देखो एमसी और एसी का भी रिलेशनशिप सेम है। देखो एसी और एमसी गिर रहे हैं, पहले पहले दोनों फॉल किए, तब क्या हुआ, एसी इज ग्रेटर देन एमसी। हाँ, एमसी ने एसी को भी मिनिमम पॉइंट पे कट किया, ये मिनिमम पॉइंट था एसी का, यहां पर एमसी ने कट किया। उसके बाद जब राइज किए, एमसी ग्रेटर देन एसी हो गया। ये हम लोग फिर ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ कहाँ है, एसी और एमसी है भैया, आप देखो सेम पॉइंट वाला इसमें कहानी तो नहीं है। देखो एसी पहले जब फॉल करा था, एसी बड़ा है, एमसी छोटा है, दिख रहा है हमको सामने। जब एसी उसके बाद क्या हुआ, एसी छोटा हो गया, जब एसी राइज किया एमसी भी राइज किया, एसी हमारा छोटा हो गया, एमसी राइज हो गया, एमसी ज्यादा हो गया, ठीक है। ये हमारे आगे 4 रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिखा हुआ, सेम चीज लिखी हुई है हमारी, कुछ मैंने अलग नहीं बताया। फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर कि भैया लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या फर्क है। जैसे शॉर्ट रन कॉस्ट थी, जैसे हमने लॉन्ग रन भी पढ़ा था, लॉन्ग रन में हमने पढ़ा था रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल में हमको याद होगा, मैं आपको 3 कंडीशनें बताई थी, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और एक डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होता है कि मैं 10% इनपुट बढ़ाऊं, उसकी वजह से मेरा आउटपुट जो है वो 20% बढ़े। कांस्टेंट होता है 10% इनपुट की वजह से 10% ही आउटपुट बढ़ा, और डिक्रीजिंग होता है 10% इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट मेरा 5% ही इंक्रीज हुआ। इसके रिलेशन में हमने अब कॉस्ट के बारे में समझना। ऑलराइट, लॉन्ग रन में इन्होंने बोला सेम फॉर्मूला है कि इसके अंदर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। जैसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सारे हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, उसके अंदर इसके अंदर भी हमारे सारे वेरिएबल फैक्टर है, तो हमने वेरिएबल फैक्टर के सारे खर्चे पढ़ेंगे। दूसरा, एवरेज कॉस्ट का निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, ये देखो सेम फॉर्मूला सेम, बस LARC लिख दिया, वहां पर SRAC लिखा था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यहां पर LRAC का मतलब है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LRMC का मतलब है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये वही बता रहा है, देखो स्टेजेस बताई हुई है इसने कि शेप ऑफ कर्व भी वैसे ही बताएंगे। स्टेजेस क्या, IRS मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंप्लाइज दैट इफ वी इंक्रीज ऑल द इनपुट्स बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजेस बाय मोर देन दैट प्रोपोर्शन। यही बोला मैंने, इनपुट 10 बढ़ाया तो आउटपुट मेरा ज्यादा बढ़ा है उससे, कि अगर डबल करना है तो हमको इनपुट इंक्रीज किए हैं, अगर हमने इनपुट इंक्रीज 10 से किया तो आउटपुट हमारा 20 से इंक्रीज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक IRS ऑपरेट करता है इस समय, ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट करता है एसी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है। टेबल है ना ये, देखो ये आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, ये ध्यान में रखना बस। यहां तक जो हमारा है इंक्रीजिंग रिटर्न है, इधर हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, अभी बताऊंगा। और यहां पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि बीच में यहां पर है नहीं कुछ भी कांस्टेंट वाला, अगर कांस्टेंट हो वो भी बताता हमें।
कांस्टेंट रिटर्न में बोला कि एसी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रिटर्न तो आपको पता ही है ना कि हाँ भाई 10% इनपुट की वजह से 10% आउटपुट बढ़ा। देखो बस इंपॉर्टेंट ये है, आईआरएस के अंदर एसी फॉल करता है, सीआरएस के अंदर एसी हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। डीआरएस मतलब कि डिक्रीजिंग रिटर्न के अंदर क्या होता है, इनपुट 10% इंक्रीज करना है, इनपुट 10% इंक्रीज किया लेकिन उसकी वजह से आउटपुट जो हमारा 5% ही इंक्रीज हुआ है, और यहां पर जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज करना शुरू करती है। याद रखना, एवरेज कॉस्ट यहाँ इंक्रीज करना शुरू करती है। अभी आपको यहाँ से बताऊंगा। आईआरएस इज ऑब्जर्व्ड एट इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉलोड बाय सीआरएस एंड देन वीआरएस। ये याद है आपको, ये ग्राफ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है ना हमारा वो भी यू शेप होता है। एक और चीज आपको बताता हूँ, देखो समझ लो ये है हमारा शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट का कर्व, ये भी मेरा शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट का कर्व है, ये भी मेरा शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट का कर्व है। जो हमारा लॉन्ग रन होता है ना वो तीनों को कवर करता है। ये लॉन्ग रन ना सपोर्टिव कर्व होता है, ये शॉर्ट रन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी यू शेप कर्व होता है, इसको हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं कभी कभी। इसको लिखना है आप लिख लो, अगर आप कल को हायर क्लासेस में जाते हो ना ये वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है कि इसको हम लोग एनवेलप कर्व इसलिए बोलते हैं, LRAC को, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को है एनवेलप कर्व, यू शेप कर्व इसलिए होता है क्योंकि ये बाकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के कर्व को सपोर्ट करता है। ऑलराइट, अब इसके अंदर हमको एक चीज ध्यान में रखो आप, क्या क्या लिखा हुआ है कि LARC इज अ यू शेप्ड कर्व, इट इज डाउनवर्ड स्लोटिंग पार्ट। जो तुम्हारे देखो ये कर्व है ना मेरा, जब हमारा एवरेज कॉस्ट नीचे गिर रही है ना, एवरेज कॉस्ट नीचे गिर रही है तो ये हमारी IRS है, जब कांस्टेंट है तो CRS है, जब ये इंक्रीज की एवरेज का, मैंने आपको बोला था ना AC फॉल करती है तब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, AC कांस्टेंट होती है तब हमारी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जब AC राइज करता है तब हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आएगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रख लो। ऑलराइट, अब इसके बीच में रिलेशन भी हमने देखना है कि देखो LARC और LMRC मतलब कि इन दोनों में रिलेशन के सेम रिलेशन है। जैसे शॉर्ट रन का था ना वैसे ही लॉन्ग रन का है। पहले क्या हुआ, जब दोनों फॉल कर रहे थे, जब दोनों फॉल किए एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट पे काट दी MC ने, MC कट्स AC फ्रॉम बिलो व्हेन AC मिनिमम। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब दोनों राइज किए MC इज ग्रेटर देन AC। सेम रिलेशन है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन AC इज फॉलिंग AC इज ग्रेटर, व्हेन AC इज राइजिंग MC इज ग्रेटर, LMRC कट्स LARC कर्व फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट, और एज आउटपुट इंक्रीजेज LARC इनिशियली फॉल्स एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट राइजेस। पहले आउटपुट इंक्रीज हुआ, पहले गिरी फिर बाद में इंक्रीज हो गई। ऑलराइट, एंड दिस वाज योर चैप्टर जो पूरा कॉस्ट का है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे शॉर्ट रन लॉन्ग रन टाइप्स ऑफ कॉस्ट सब पढ़ लिया। NCERT में थोड़ा सा आपको अगर गिवन है, मैंने उससे आपको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही पढ़ाई हैं। आई एम यूजिंग सम बुक्स ऑल्सो कि हाँ भैया आप लोगों को ना थोड़े पॉइंट क्लियर होते रहे। जैसे ये डायग्राम आपके NCERT में नहीं है, ये मैं अपने कॉलेज की बुक्स वगैरह से या अपने डिग्रीज के नोट्स से उसमें से लेके आता हूँ ताकि आप लोगों की तैयारी में कमी ना हो। ऑलराइट, अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ रहे हो तो उसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज भी है कहीं जगहों पे, उसी को मैं ट्राई करता हूँ और इजी वे में लेके आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं दिए हुए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो, सो आई होप आप यहाँ आपको वीडियो पसंद आई है। आप एक वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक दे दो, शेयर करो अपने दोस्तों को, यार फ्री बैच चल रहा है, एक शेयर कर लो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे नई वीडियो आएगी मेरे कॉमर्स के चीते सबसे पहले तैयार रहेंगे। तो ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी। अब हम लेके आएंगे बिजनेस स्टडीज़ को, जो 2 दिन आपको बिजनेस स्टडीज़ मिलेगी। अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।